ठीक है, तो आज हम लोग जितना कुछ भी किए हैं शुरू से सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट कह लो, वो हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं और लिख लेते हैं। तो लिखिए, समरी लिख रहे हैं सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन के अंदर आपको पता है हमें पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। उसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो। कौन कौन? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और आप पहचानते ही हो जो कम मात्रा में होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट, और दूसरा सॉल्वेंट। तो देखो, मैं हर बार रिप्रेजेंट इनको ऐसे करूंगा, एक तो सॉल्यूट इसे एस से लिखूंगा, और सॉल्वेंट इसे क्या लिखेंगे? SOL। ठीक है, तो जिनका भी छूटा हो क्लास, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये कम मात्रा में हो, जैसे शुगर मिक्स विद वाटर, तो शुगर कम मात्रा में होता है और वाटर ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है। एक एक करके बात करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या पढ़े थे, याद है आप लोग को? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। लिखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है हम निकालना सीखते हैं जी। देखिए, कोई सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट कितना अमाउंट में है, सॉल्वेंट कितने अमाउंट में है, ये हम इससे मेथड से निकालते हैं। और यहाँ पे हमने 6 मेथड्स पढ़े थे, तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। तो पहला मेथड था मेरा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, जिसको W/W से भी लिखते हैं, क्योंकि W/W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूट भी आपका मास में और सॉल्वेंट भी मास में। ठीक है, अगर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हम निकालना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे? तो परसेंटेज निकालना आप जानते हो, क्या लिखेंगे जी ऊपर? मास ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल मास। टोटल मास किसका होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को तो मैंने ऐसे ही कोट कर दिया, और इंटू 100। ये तरीका होता है निकालने का मास परसेंटेज। ठीक है, सिमिलरली अगर वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताइए? दूसरा, अगर हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम परसेंटेज यानी V/V, कुछ नहीं, मास को यहाँ पे जो इसमें मास क्वांटिटी को ग्राम में दिया रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम में क्या रहेगा? लीटर में दिया रहेगा, और क्या? मिलीलीटर में दिया रहेगा। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो क्या करेंगे बताइए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटू 100। तो ये इतना ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। लेकिन एक और लास्ट कौन है जी? तीसरा बताओ। पीपीएम पढ़े थे, याद आ रहा है? पीपीएम किसके लिए निकाला जाता है? हाँ, एयर और वाटर के उसमें कितनी इम्प्योरिटी है, उसमें कितने पॉल्यूटेंट है। मतलब एक लार्ज स्केल में, जैसे लेक है, लार्ज स्केल में क्या होगा आपका? सॉल्वेंट, और उसके अंदर कौन मिक्स है? सॉल्यूट। तो पीपीएम इसके लिए यूज करते हैं। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम बोलते हैं पीपीएम। और ये भी बड़ा सिंपल है। क्या है जी इसका फॉर्मूला बताइए? मास ऑफ सॉल्यूट, हाँ सॉल्यूशन कर लो, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ठीक है, तो यहाँ तक कोई खास यूज इन फॉर्मूला का नहीं होता है, इन पे सवाल उतने नहीं आते आपके एग्जाम्स में, आप इनको लिख लो बस इतना। और जो आपके यूज क्या है वो मैं बताता हूँ। तो एक दो बातें यहाँ पे और यूज क्या है, वो ये कि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस के दौरान आपको इस तरह के पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे मान लो 20% ऑफ NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन के बीच में ऐसा लाइन मिला, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, परसेंटेज दिया है ना, तो आप टोटल मास कितना लीजिएगा सॉल्यूशन का? 100 ग्राम लीजिएगा। अगर सॉल्यूशन का मास लिखिए, यहाँ पे ये 3 लाइन लिख लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में जरूरत पड़ेगा आपको, यूज भी करते हो। तो मास ऑफ सॉल्यूशन W सोल, ये कितना हम मान लिए? 100। तो बताइए सॉल्यूट का मास कितना होगा? सॉल्यूट कौन है? NaOH। NaOH को मिक्स किया जा रहा है सॉल्यूशन, यानी वाटर में मिक्स किया जा रहा है। ठीक है, तो NaOH कितना होगा ग्राम? 100 का 20 ग्राम कितना होगा? सीधा सीधा बात है, मास ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट कौन है? NaOH। तो आप डायरेक्ट NaOH ही लिख लो, NaOH जो कि आपका सॉल्यूट है। और सॉल्यूट के मास को कितना मानिएगा? 100 का 20 ग्राम, दैट इज 20। तो बताइए फिर उसमें वाटर कितना होगा? ये तो पता है, 100 - 20 दैट इज 80। तो इसका यूज आपको पता होना चाहिए। ये हो सकता है आपको क्वेश्चन में कहीं देखो यूज पड़ेगा। मास ऑफ वाटर
यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 80 ग्राम। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। ठीक है, तो मोलरिटी का पहला डिफिनेशन ये रहा। डिफिनेशन आप देख ही रहे हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स को हम किससे डिनोट करते हैं जी? स्मॉल एन से। अब जब ये तीन तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। और एक बात और याद रखना कि मोल का जो वैल्यू है वो मास के टर्म में क्या होता है? W/m। और आपको पता होना चाहिए कि W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गिवन मास। और कैपिटल M मोलर मास को। तो चलिए यहाँ से हम बात करते हैं इस पे कि टाइप वाइज न्यूमेरिकल कैसे कैसे आएंगे। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल। फर्स्ट टाइप का आएगा आपका सिंपल सा यही फॉर्मूला पे, कैपिटल M इक्वल टू NS/V और वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन आप मोल्स को और क्या लिख सकते हो मास के टर्म में? W/m। तो W/m लिखा और सॉल्यूट एस इसलिए लगा रहे कि एस फॉर सॉल्यूट की बात चल रही है। और अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो इसको किससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये पहला टाइप का फॉर्मूला है जिसपे आते हैं क्वेश्चंस मोलरिटी पे। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं ना? यूनिट्स का ध्यान भी रखना, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और उसी यूनिट्स पे आपको बताया था कि सेकंड टाइप आपको क्वेश्चन में ये मिल सकता है। जैसे मान लो आपको दे दिया 0.5 m NaOH, ये सॉल्यूशन है। तो इससे गिवन डाटा आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है बताइए जी पीछे। बोलो। बैठो। इन्होंने बताया, देखो ये ना मोल की संख्या होगी। मोलरिटी किसको रिप्रेजेंट करता है? मोल्स को। तो 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल्स किसका होता है? सॉल्यूट का। सॉल्यूट कौन है यहाँ पे? दिख रहा है? NaOH। तो इतना सॉल्यूट किस में प्रेजेंट है? इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूट। इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब आप बताइए, ये तो आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में दिख गया। वॉल्यूम क्या लोगे? 1 लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या लोगे? सॉल्यूट कौन है? NaOH है बल्कि, लेकिन 0.5 मोल मिल गया ना। तो क्या मैं इसको मास में बदल सकता हूँ? मास में बदलने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ये फॉर्मूला यूज कर लो, सॉल्यूट प्लस। अब बताओ इसको इधर भेज दो। तो बताइए WS इक्वल टू क्या लिखोगे? देखो मैं पूरा लिख देता हूँ, ये लिखोगे आप, ये ना फॉर्मूला है जी, हमको निकालना है मास। तो सॉल्यूट का मास यानी WS इक्वल टू क्या लिख देंगे? NS इंटू MS। अब बताइए आपको वैल्यू पता है ना? NS का वैल्यू कितना? 0.5 और MS इसका निकालिएगा तो 40 आएगा। मतलब कितना ग्राम हो जाएगा? 20 ग्राम। आप समझे मतलब इसका कि अगर 1 लीटर का सॉल्यूशन है और उसमें 20 ग्राम क्या मिला दे? सॉल्यूट, तब जाके इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी? 0.5 m। आया समझ में? तो ये बात है। तो खैर आप इतना ही लिखो कि मास इस। अब बताइए ये छोटी सी वैल्यू से आप क्या क्या बता दिए? इसका मोल, मास ऑफ सॉल्यूट और साथ साथ वॉल्यूम भी बता दिए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बनाने के दौरान आपको यूज पड़ेगा। लिख लीजिए जल्दी से इसको। तो ये लिख लो आप। अगर डेंसिटी और मास परसेंटेज गिवन है तो डेंसिटी की मदद से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट। और फिर आप दोनों वैल्यू पुट कीजिए, आपको मोलरिटी भी निकल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं ना? यहाँ एक और है ऑब्जेक्टिव जो पूछता है, चलो बाद में डिस्कस कर लेंगे एक साथ। ठीक है, लास्ट में जब चाहिए हो जाएगा तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। इसके बाद फोर्थ टाइप था जो था मोलरिटी इक्वेशन। फोर्थ टाइप एक्चुअली क्या होता था कि आप एक सॉल्यूशन लिए, उसमें वाटर मिक्स कर दिए तो डाइल्यूशन हुआ, तो उसका मोलरिटी तो चेंज होगा। दो सॉल्यूशन हो गए, एक का M1 मानो, एक का M2। तो जिसको क्या कहते हैं? मोलरिटी इक्वेशन। तो मोलरिटी दो इक्वेशन रहेगा, वाटर मिला के अगर हम चेंज कर रहे हैं तो क्या था फॉर्मूला? M1 V1 इक्वल टू M2 V2।
ये भी फॉर्मूला पे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, लेकिन ज्यादा देखा गया ना फिफ्थ टाइप पे ज्यादा आता है एग्जाम्स में, कंपटीशन में, जो क्या है रिजल्टेंट मोलरिटी। कभी कभी हमने क्या किया ना, दो सॉल्यूशन लिया, एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन ये है, और दोनों को मिक्स कर दिया, तो इसका ये दो सॉल्यूशन को जो आप मिक्स किए उसका रिजल्टेंट मोलरिटी क्या होगा। तो लिखिए फिफ्थ टाइप, लिखते जा रहे हो ना, सुनते रहो लिखते रहो, सब पढ़ा हुआ है आपका, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं रिजल्टेंट मोलरिटी के, एमआर। तो लिखिए रिजल्टेंट मोलरिटी का क्या होता है फॉर्मूला, रिजल्टेंट मोलरिटी कैपिटल एम आर, है ना। क्या होता है ये बताइए आप, पीछे लास्ट बेंच, क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है बैठिए, V1 प्लस V2, ये है फॉर्मूला जी रिजल्टेंट मोलरिटी का, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो इतने टाइप का था मोलरिटी पे क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन, मोलैलिटी। तो ये काफी दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा अंतर है। एक्चुअली ये अच्छा मेथड नहीं माना जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म है जो कि टेम्परेचर पे क्या करेगा जी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब क्या पूरा सुनना है क्या उसमें, लिखिए यहाँ पे। अब तो सिंबल से आप फैमिलियर हो चुके हो, तो भाई ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये जो प्रॉब्लम था इसमें वॉल्यूम से था, क्योंकि वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला में क्या चेंज किया कि मास ऑफ सॉल्वेंट लिया, लेकिन उसको किस में लिया, केजी में। अब बताइए मास तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये एक अच्छा मेथड माना गया। आया बात समझ में। तो आप इसको, तो इसको डिफिनेशन में क्या ही था बोलने में जी, कि बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, है ना, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में वाटर में, ठीक है। आइए अगला फॉर्मूला, इसमें फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल कैसा आएगा, WS MS, लिख सकते हैं मोल की जगह, ये देखो मोल की जगह ये लिखते हैं, यहाँ लिखा है मैंने। और अगर ये जो सॉल्वेंट है वो ग्राम में ही रहेगा जनरली क्वेश्चन में, तो आप 1000 से डिवाइड करोगे जो ऊपर चला जाएगा, नहीं। तो ये हो गया मोलरिटी का क्या फॉर्मूला, जो कि डिफाइन करने भी आएगा, और न्यूमेरिकल्स तो आते ही हैं इस पे फर्स्ट टाइप का। और साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इसके भी कितने यूनिट्स होते हैं। आप पहला यूनिट क्या लिखोगे, मोल पर केजी, मोल पर केजी। दूसरा और इसको क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m भी लिख सकते हैं, लिखा हुआ है, तो स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, मोलल, MOL, मोलल भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मोलल आपको दिख रहा है, आया बात समझ में। तो इस तरह से क्वेश्चन के बीच में ये सब आपको देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे वहां मैंने लिखा था उसी को मैं लेता हूं जानबूझ के, 0.5 स्मॉल m NaOH सॉल्यूशन है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ बताइए, बताओ। 0.5 molar percent in 1 kg solid. फिर से बोलो, 0.5 NaOH present. 0.5 क्या है, मोल, यूनिट लगाओगे ना, हाँ, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, ठीक है, NaOH, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर, ठीक है। अब बताओ मुझे इसमें मास में बदलने के लिए क्या करेंगे उसको, जैसे 0.5 मोल है ना, इसको मास में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, मोल को मास में कैसे बदलेंगे, अब पेन पेपर यूज कर सकते हो, बोलो। बैठो, सिंपल से आप बोल सकते थे मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे जी, मोलर मास से। यही तो फॉर्मूला होता है, NS पता है तो WS MS होता है। हम पूछे WS कैसे निकालेंगे, तो NS को मल्टीप्लाई कर देंगे MS से। आया बात समझ में, ठीक है। तो मैं जल्दी से इसको लिखता हूँ, लिखिए आप लोग भी, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है ये मोल है जी, तो 0.5 मोल NaOH किस में प्रेजेंट है, बोलो,
क्या किस में प्रेजेंट है? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या वाटर, आप जो बोलना चाहो, ठीक है। ये अब बताओ यहाँ पे, ये आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, यानी कि NS की वैल्यू है, ठीक। और ये आपका क्या है जी, किसका वैल्यू है? मास ऑफ वाटर यानी कि सॉल्वेंट का वैल्यू है 1 kg। आया बात समझ में? और अगर इसका आपको WS पूछा जाएगा तो क्या करते हैं? NS को MS से गुना कर देते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू इससे 40 होता है NaOH का, बाकी जो भी रहेगा सब्सटेंस बदलेगा तो मोलर मास चेंज हो जाएगा। तो अगेन हम निकालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा बताइए? 20 ग्राम आएगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ था। ऑलरेडी देखो, यही सवाल तो पूछ रहा था आपसे, जो यहाँ पे ऑलरेडी हमने करके रखा, ठीक है। तो ध्यान दिया करो, ये भी लिखवाए थे। तो आप यहाँ तक लिख लीजिए, और आप अंतर समझ गए। इसमें जो नीचे का टर्म है वो भी क्या है? मास में ही है। और किसका मास? सॉल्वेंट का, यानी कि वाटर का मास। और मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए एक अच्छा मेथड माना जाता है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी से हम भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? किसका मेथड है ये सब? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बता सकते हैं। जैसे आपको एक शुगर दे दिया, शुगर मिक्स विद वाटर, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन है आपके पास, तो उस सॉल्यूशन में शुगर का अमाउंट कितना है ये कैसे निकालोगे? इसी मेथड से निकालोगे। लैब में जाते हो तो यही तो करते हैं प्रैक्टिकल में, कि भाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लीजिए। और इसके बाद लास्ट मेथड कौन सा था? मोल फ्रैक्शन। तो लिखिए लास्ट मेथड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का डिफिनेशन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा है, ये 2 मार्क्स में आता है, CBSE बोर्ड में भी पूछा हुआ है। लिख लीजिए मोल फ्रैक्शन 2 मार्क्स में। तो मैं लिखता जा रहा हूँ कि कौन कौन सा डिफिनेशन आपको एग्जाम्स में भी पूछ सकता है। तो मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन हम किसका निकालने लगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। और मोल फ्रैक्शन को सिंबल देते हैं X से, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, बताइए आप मोल फ्रैक्शन को कैसे, सॉल्यूट का हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ बिल्कुल सही बात है, बैठिए। देखिए पहला, देखिए मोल यहाँ लिखा हुआ है ना, नाम में ही आंसर छुपा हुआ, खोजिए मोल, यानी मोल का क्या लेना है? फ्रैक्शन। अब बताइए निकालना किसका है? सॉल्यूट का। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तभी तो फ्रैक्शन आएगा। आया समझ में? 100 नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 100 तब मल्टीप्लाई करते जब परसेंटेज निकालना होता है, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू आ गया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट का। सॉल्वेंट निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है? 1 होता है। अगर इसकी वैल्यू 0.2 आई तो इसका नहीं निकल जाएगा, 1 से इसको घटा देना तो 0.8 आएगा, तो इस तरह से निकाल लेंगे। अब मोल फ्रैक्शन कैसी क्वांटिटी है? एक यूनिट लेस, इसमें यूनिट नहीं होता है। तो कभी आपके एग्जाम में आ गया 2 मार्क्स में, तो आप डेफिनेशन लिख देना, इट इज द रेशियो ऑफ 1 कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। और ये डेफिनेशन भी लिख देना, ये मतलब ये फॉर्मूला भी लिख देना, तो जाके आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछा जाता है हर एग्जाम में, बोर्ड और कंपटीशन वगैरह में भी। इसमें कौन कौन सा मेथड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और कौन कौन सा नहीं। जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा वो अच्छा मेथड नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर बदलते रहता है ना। या देखो टेम्परेचर बदल गया यहाँ का, और कल का कुछ और था। तो बताइए टेम्परेचर डिपेंडेंट मेथड कौन कौन है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मेथड कौन कौन है, ठीक है। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, चलिए एक एक करके सारे मेथड को हम बताते हैं। पहला था मास परसेंटेज। मास टेम्परेचर पर डिपेंड करता है क्या? तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में आएगा मास परसेंटेज। दूसरा कौन था? वॉल्यूम परसेंटेज। किस में आएगा? वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी वॉल्यूम परसेंटेज आएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। तीसरा पीपीएम। पीपीएम में देखो तो केवल मास है कि वॉल्यूम भी है? मास है, तो किस में आएगा? इंडिपेंडेंट में आएगा, ठीक है। ऐसे भी इतना सारा सॉल्यूट का हम लोग निकालते हैं, तो ये अच्छा मेथड होगा, तभी तो निकाल रहे हैं। एयर और वाटर पॉल्यूशन इंडेक्स ऐसे ही बताता है ना, पीपीएम में ही बताया जाता है आजकल हर जगह को। खैर आगे बताओ। मोलैरिटी। मोलैरिटी में वॉल्यूम है तो टेम्परेचर पे ये डिपेंड करेगा, तो यानी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट मेथड है, यानी कि मोलैरिटी। और नेक्स्ट मोलैलिटी किस में आएगा?
इंडिपेंडेंट मोलालिटी। अब मोल फ्रैक्शन किसमें आएगा? यहाँ मोल का मतलब है गिवन मास बाय मोलर मास। दोनों वैल्यू क्या है? मास। देखो ना, दोनों वैल्यू मास है, तो क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? नहीं। तो ये आपका ये भी क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट मोलालिटी, नहीं मोल फ्रैक्शन ना। मोल फ्रैक्शन आप एक्स लिख लो, शॉर्ट में लिख लो उसको एक्स। तो ये बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है, एग्जाम में पूछता है, लिख लीजिए। लास्ट है आपका मोल फ्रैक्शन एक्स। तो यहां तक आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़े थे क्या, याद है? इसके बाद एक एक करके हम सब्सटेंस को मिलाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। हमने लिक्विड सॉल्यूशन, हमें पढ़ना क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड में हम क्या मिलाएंगे? एक बार सॉलिड, एक बार लिक्विड और एक बार गैस। और उसका स्टडी करेंगे सॉल्युबिलिटी के आधार पे कि कौन सा सॉलिड ज्यादा मिक्स होता है, कौन सा गैस वाटर में ज्यादा मिक्स होता है और कौन सा लिक्विड वाटर में मिक्स होता है। तो सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे 2 मार्क्स का एक सवाल आता है कि, और ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। 2 मार्क्स का क्या आता है कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। आप लिखिए अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी, आपसे पूछेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। और जनरली 2 फैक्टर तो बड़ा कॉमन है, टेम्परेचर और प्रेशर। तो पहला फैक्टर है टेम्परेचर। बताइए टेम्परेचर पे के साथ ये क्या होगा? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, सोचो ना, शुगर अगर हम मिक्स करना है वाटर में तो कब ज्यादा मिक्स होगा? जब उसको गर्म करेंगे, यानी कि चाशनी बनाते हैं ना स्वीट मेकर, तो वो क्या करते हैं? गर्म करते हैं ना उसको, यानी कि उस केस में सॉल्युबिलिटी किसकी? सॉलिड की बढ़ जाएगी। लिख लीजिए, सॉल्युबिलिटी शुगर की बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है जी? प्रेशर। प्रेशर से कोई इफेक्ट पड़ेगा हाँ या ना? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं। आप इसको ऑब्जेक्टिव में लिखिए, ये भी पूछता है, मैं बता दिया। एक तो 2 मार्क्स में भी आ सकता है, तो दोनों पॉइंट लिख देना। और 1 मार्क्स में आता है, यही पूछेगा कि solubility of sugar does not depend on which physical quantity, किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी है, और नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ऐसे दे देगा 4 ऑप्शन। तो किसको टिक करोगे? प्रेशर। रीजन क्या है बताइए? प्रेशर पे डिपेंड नहीं करने का रीजन क्या है? डज नॉट, बताओ क्यों? क्योंकि सॉलिड जो होता है इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है, सॉलिड को और आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। तो ये सवाल आता है इसमें आपका, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या आता है जी बताइए? इस बार हम गैस मिक्स करेंगे किसमें? लिक्विड में। तो लिखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हाँ जी, पहला बात करते हैं हम लोग कि टेम्परेचर। आप अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो बताओ क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी, क्योंकि देखे होगे आप कोल्ड ड्रिंक्स को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, कम टेम्परेचर में रखते हैं, उससे क्या होता है? उसकी गैस उसमें मेंटेन रहता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी रूम में छोड़ दो, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें से CO2 गैस स्किप कर गया, निकल गया बाहर, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा था। तो यानी याद रखिएगा कि अगर आपको गैस को सॉल्युबल रखना है वाटर के अंदर, तो कैसा टेम्परेचर रखना होगा? लो टेम्परेचर। और यही क्वेश्चन CBSE बोर्ड में पूछा हुआ है 2 मार्क्स में कि एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में वो ज्यादा कंफर्टेबल क्यों है रेदर देन वार्म वाटर? गर्म पानी से ज्यादा वो कंफर्टेबल किसमें होता है? कोल्ड वाटर। क्योंकि जब पानी ठंडा होता है तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व होता है। जैसे जैसे गर्मी, अभी जैसे गर्मी के दिन है ना, तो गर्मी में क्या होगा कि उसमें ऑक्सीजन कम डिजोल्व होगा। आप देखते होगे, आप लोग कभी विजिट किए होगे, क्या बोलते हैं, कुछ इंडिया में लेक हैं, जैसे चिल्का झील है, इसमें ना पेंगुइन दिखाते हैं। हालांकि यहाँ भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ तो बहुत कम है, गंगा जी में। तो डॉल्फिन ही है, हाँ। तो हम देखें प्रेशर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ती है। इसी को हेनरी ने एक आगे जाके एक्सप्लेन किया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, है ना।
तो ये है हेनरी लॉ। और आप जानते हो प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है तो क्या करना है जी, के एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेनरी कांस्टेंट। आया बात समझ में? तो 2 मार्क्स का स्टेटमेंट आएगा और यहां से आपको फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल आएगा बेस्ड ऑन हेनरी लॉ। हेनरी लॉ पे बोला था 2 तरह का सवाल आएगा। दूसरा सवाल क्या आएगा, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या होगा कि मान लिए आपके पास 2 अलग अलग पार्शियल प्रेशर है, P1 एंड P2, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या क्या निकालने दे सकता है, 2 मोल फ्रैक्शन x1 एंड x2, 2 मोल्स दे सकता है n1 बाई n2, 2 मास दे सकता है w1 बाई w2। w1 बाई w2 आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, 3 वैल्यू रहेगा, 1 2 3, तो ये नहीं निकाल सकते हो। तो सेकंड टाइप न्यूमेरिकल्स ये आता है हेनरी लॉ पे। आया बात समझ में? अब बताइए इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरी लॉ, वो भी यही आता है। तो बताइए यहाँ पे हेनरी लॉ पे जो सेकंड टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं जी, बढ़ा रहे हैं, तो केएच की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक साथ लिख लो। और अगर केएच की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटती है। आया बात समझ में? तो चलिए लिख लीजिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक ही लाइन में ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पे कोई भी पूछेगा आप बना सकते हो। ये लिख लो, कौन किसके प्रोपोर्शनल होता है, कौन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन किसके साथ होता है, ठीक है। यहाँ तक तो वेपर प्रेशर के बारे में आप लिखिए, पहला केस टेम्परेचर बढ़ाने से तो बढ़ता है जी, मैं बता देता हूँ रीजन। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर्स भी ज्यादा बनेंगे, और अगर वेपर्स ज्यादा बनते हैं तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा, भाई प्रेशर ज्यादा लगाएगा, सीधी सी बात है। अच्छा, दूसरा फैक्टर जो उन्होंने बताया, इम्प्योरिटी। अगर इम्प्योरिटी ज्यादा है तो वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब तुम समझे क्या, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में, और आगे हम यूज भी करेंगे कि अगर वेपर प्रेशर आपको एक प्योर कंपोनेंट दे और उसी कंपोनेंट का सॉल्यूशन दे तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, प्योर का। जैसे है आपके पास प्योर वाटर है और इस चैप्टर में प्योर कंपोनेंट को हमेशा हम पी नॉट ऐसे लिखेंगे, पी फॉर वेपर प्रेशर, प्रेशर है, और नॉट लिखा तो हमेशा प्योर कंपोनेंट। इसी का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे वाटर सॉल्यूशन ले लो, NaCl प्लस वाटर, समुद्र का पानी ले लो, वो कैसा होगा, सॉल्यूशन। तो इन दोनों में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, प्योर का, ना कि सॉल्यूशन का। आ रहा है बात समझ में? ठीक, तो ये लिख लो, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एग्जाम में बहुत पूछता है, और इसका यूज भी हम बहुत जगह करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा जी, इसके बाद हम क्या पढ़े थे, इसको कौन एक्सप्लेन किए थे, रॉल्स लॉ। तो इसके बाद नेक्स्ट लॉ हम लोग पढ़ेंगे रॉल्स लॉ। लिखिए रॉल्स लॉ क्या होता है। रॉल्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, एक्सप्लेन द रॉल्स लॉ इन 2 मार्क्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्या होता है रॉल्स लॉ। तो बताइए क्या होता है रॉल्स लॉ, कौन बताएगा, तुम बताओ रॉल्स लॉ, जल्दी बोलो, बाकी लोग लिखिए जी, मुंह क्या देखता, लिखो ना जल्दी से। तो रॉल्स लॉ ये बताए कि देखिए किसी भी वेपर प्रेशर आप किसी भी लिक्विड का निकालिएगा तो क्या आएगा, उसके उसके किसके वैल्यू, उसके प्योर कंपोनेंट और साथ साथ मोल फ्रैक्शन। बोलो बात समझ में आता है? तो मतलब आप कितने लिक्विड लोगे इसमें, एक मिनट, इसमें कितना लिक्विड लोगे, 2। अब लिक्विड इन लिक्विड 2 लिक्विड होंगे, हमने माना 2 लिक्विड कौन कौन है, एक लिक्विड ए और दूसरा लिक्विड बी। तो इसका अगर वेपर प्रेशर पूछेगा तो क्या लिखोगे, पी ए नॉट एक्स ए, और इसका पी बी नॉट एक्स बी। ये किसकी वैल्यू है, पी बी की। अच्छा, तो टोटल प्रेशर पूछेगा तो क्या बोलोगे, भाई दोनों को जोड़ दो, सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा टोटल होगा, तो पीटी इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो पी ए प्लस पी बी, और दोनों को आप ऐड कर दोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए यहां तक।
ये आएगा। कोई दिक्कत किसी को? ये है तुम्हारा रॉल्स लॉ इक्वेशन, जो इसको फॉलो करेगा वो कौन सा सॉल्यूशन, और जो नहीं फॉलो करेगा वो, ठीक है, बात समझ में आती है? तो देखिए ये इस फॉर्मूला पे भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, लेकिन साथ साथ एक और फॉर्मूला है जहां पे एक ही मोल फ्रैक्शन होगा। यहाँ दो मोल फ्रैक्शन है ना जी, कभी कभी एक मोल फ्रैक्शन होगा, तो वो फॉर्मूला लिख लीजिए, पीटी इजकल टू, हाँ बोलो, पी ए नॉट प्लस, हाँ, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स, या एक्स बी भी आप निकाल सकते हो, बी ए बी, हाँ ठीक, एक्स बी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और रॉल्स लॉ पे 2 मार्क्स का इसका स्टेटमेंट आ सकता है, तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? इस तरह से कम टाइम में रिवीजन कीजिएगा, ज्यादा टाइम क्वेश्चन करने में टाइम अपना दीजिए, ठीक है। अब बार बार नोट कॉपी मत पढ़ते रहना, इसको पढ़िए। इसमें लगता है कि जो सा टर्म भूल गए, रॉल्स लॉ हमको नहीं याद आ रहा है, तो जाके कॉपी में थोड़ा सा वो देख लीजिए, सब देखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से कम टाइम में रिवीजन कर सकते हो और पता भी चल जाएगा आपको कि आपको क्या क्या आता है और क्या क्या भूल रहे हो, ठीक है। तो ये तो रहा रॉल्स लॉ का फॉर्मूला, और जो इसको फॉलो करेगा वो आइडियल, जो नहीं फॉलो करेगा नॉन आइडियल। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे इस तरह से टेबलर फॉर्म में ही लिख लो, आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा कौन है जी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल का आपको मतलब पता ही है, जो क्या करे जी, रॉल्स लॉ को ओबे करे, ठीक है। तो लिख लो जल्दी से, छोटा छोटा टर्म लिख रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे मत लिख देना छोटा सा, अब लिखना इट फॉलो द रॉल्स लॉ, इट्स ओबे द रॉल्स लॉ, जो भी आप जानते हैं, है ना, पूरा लिखना। और दूसरा क्या लिखोगे, रॉल्स लॉ इक्वेशन को फॉलो करेगा, मतलब पीटी क्या होगा, किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पीबी के बराबर होगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं ना। अच्छा, और भी इसमें कुछ पॉइंट्स भी किए थे, ठीक है। चलिए पहले इसके बताइए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, डू नॉट ओबे या डज नॉट ओबे, रॉल्स लॉ। और बताइए भाई, पीटी किसके बराबर नहीं होगा, पी ए प्लस, अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा फिर, या तो उससे बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर बड़ा हो गया तो उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन, और अगर छोटा हुआ तो नेगेटिव डेविएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से आता है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछता है, आप तो यहाँ लिखते जाओ, 2 मार्क्स में ये डिफरेंस आएगा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में। फिर यहाँ पे भी आएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। आपको पॉइंट्स याद होंगे। देखो आइडियल का सीधा सा मतलब था जो चेंज नहीं हो, यानी कि अगर हम वॉल्यूम की भी बात करें तो वो क्या चेंज होगा, नहीं होगा तो जीरो होगा, और डेल एच मिक्स कर दिया तो वो भी जीरो। और इसको पहचानना, अब बोलोगे इसमें, हाँ इसमें ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा, ये तो पॉइंट्स आप 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्टिव आएगा, और उसमें नेचर क्या होगा, सेम, नेचर सेम होगा, जैसे कि हमने लिखा हेक्सेन और ऑक्टेन, है ना। जैसे आप लिख लिए एल्कोहल और मिथाइल एल्कोहल लिख लो, मिथाइल एल्कोहल, मिथेनॉल कर लो, जो भी है, मिथाइल एल्कोहल लिख लो, ठीक है। तो सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो हमेशा किस में आएगा, आइडियल सॉल्यूशन में। जैसे आप अल्कोहल की जगह और कोई लेना है, हेलाइड ले लो, जैसे कि मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड, वो दोनों क्या होगा, सेम नेचर का, ठीक है। तो ये इसी में आएगा। कोई दिक्कत किसी को? जैसे बेंजीन और टॉलिन, टॉलिन भी कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन भी कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस तरह से पहचान लोगे ना, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं, तो इसमें क्या बोलेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, पीटी ग्रेटर होगा, और मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम या एनर्जी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, उल्टा है ना, लिखते जाइए आप लोग, PT लेस देन PA प्लस PB, और डेल एच मिक्स क्या हो जाएगा जी, याद हो रहा है ना आप लोगों को, ठीक है बताइए, लेस देन 0, और डेल वी मिक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0। बोलिए कोई दिक्कत, इसके एग्जांपल्स बता सकते हो, याद है ना, चलो इसका एग्जांपल याद रखो, बड़ा सिंपल सा है। देखो कभी भी एसिड को मिक्स किया वाटर से, HNO3 को मिक्स किया वाटर से, और बाकी इन दोनों के अलावा जो आएगा यही आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी कौन आता है मैं लिख देता हूँ, बताओ। अब जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन बेचारा नॉन पोलर है, और उसको मिक्स कर दिया तो वाटर से, तो किस में आएगा, इसमें आएगा। आ रहा है समझ में, तो इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा, खूब पहचानने आता है ऐसा, ये कौन सा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव या निगेटिव, तो यहाँ तक लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में कौन कौन आएगा मैंने बता दिया, इन दोनों में डिफरेंस 2 मार्क्स में आते हैं। रॉल्स लॉ का इक्वेशन मतलब एक्सप्लेन करना 2 मार्क्स में आता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्यूशन, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा इन दोनों से और क्या आएगा, तो पूछेगा कि रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ में क्या सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी दोनों प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन के। और या फिर ऐसे पूछ सकता है हेनरी लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ रॉल्स लॉ, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब करवाया ही है। जैसे आप अगर बोर्ड का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हो, एरियन का ले लेना, बनाना जरूरी है बनाना, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आना है, सबसे बड़ी बात ये है। तो वो बनाओगे तो आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना लिख लो, और इस पे बताया था न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं जो हमने किए थे, ठीक है। हाँ जी, तो आप लिक्विड कंपोजिशन के लिए याद रखना, मोल फ्रैक्शन x से x भी निकालते हैं, और वेपर कंपोजिशन के लिए क्या निकालते हैं, बाई ए बाई बी। और याद रखिएगा बाई ए का फॉर्मूला PA/PT, PA का रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग PA0 x है। अब नेक्स्ट लिखो एजियोट्रॉप्स, ये भी 2 मार्क्स में बहुत बार पूछ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है आपका जी। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, एजियोट्रॉप्स करके भी पूछ सकता है, या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी करके पूछता है, ठीक है। तो इसको सिंपल करते हैं कि जो कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर, यहाँ पे इसको कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर। अच्छा, ये 2 टाइप्स के होते हैं, इससे बहुत सवाल पूछा हुआ है, दोनों टाइप से, है ना। एक तो मैक्सिमम बॉइलिंग टेम्परेचर, और मिनिमम बॉइलिंग टेम्परेचर। तो पूछेगा कौन सा डेविएशन मिलेगा जी, तो मैक्स एजियोट्रॉप्स था, ठीक है, एजियोट्रॉप्स लिखो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। बताइए मैक्सिमम किस डेविएशन पे मिलता है, नेगेटिव, उल्टा चलेगा ना, नेगेटिव डेविएशन, और ये पॉजिटिव। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है, जेई नीट सब में पूछा है, CBSE बोर्ड में पूछा है, तो आप इसको ऑब्जेक्टिव में टिक कर लो, इससे ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा। और 2 मार्क्स का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ही आ जाएगा कि क्या होता है वो बताइए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, लिख लीजिए यहाँ तक, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। तो अब आप रिवीजन जब करना इसकी मदद से करना, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। जल्दी से यहाँ राइट डाउन करो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर।